हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कोशिका के अंगक के बारे में, कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था तथा रिक्तिका या राजधानी के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसे हम कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तथा ये क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऊर्जा को एटीपी के रूप में बनाता है। तो इसमें खुद का राइबोसोम्स है, इसमें डीएनए पाया जाता है तथा राइबोसोम्स इसमें 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था तथा हमने पढ़ा था रिक्तिका या राजधानी के बारे में। तो जो रिक्तिका या राजधानी होती है वो एकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तथा इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है वो टीनोप्लास्ट की बनी होती है। टीनोप्लास्ट की रिक्तिका या राजधानी की बाह्य झिल्ली बनी होती है तथा इसमें क्या होता है? ये पादप कोशिका का 90% तक स्थान घेरती है। इसमें जो द्रव्य पाया जाता है उसका क्या होता है? ये सघन होता है। कोशिका द्रव्य से ये क्या होता है? अधिक गाढ़ा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लवक के बारे में। ये भी क्या होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे लवक किसे कहते हैं। लवक या प्लास्टिड। लवक जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा ये किसमें पाए जाते हैं? यूग्लिना में भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत में जो यूग्लिना उसका सदस्य है उसमें भी क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं और ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक और तथा एक होता है एक हरित लवक। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं लवक के बारे में। यह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं तथा प्रोटिस्टा जगत का सदस्य यूग्लिना उसमें भी पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक तथा एक होता है हरित लवक। इन्हें वर्णी लवक, अवर्णी लवक तथा हरित लवक क्यों कहा जाता है? वर्णी लवक में क्या होते हैं? वसा जो वसे कैरोटीनाइड्स पाए जाते हैं, ज़ेंथोफिल पाए जाते हैं। यानी ये वर्णी लवक इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रंग प्रदान करते हैं। पादपों का जो नीला, पीला, नारंगी, लाल जो रंग होता है वो किस कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है। तथा क्यों? क्योंकि ये रंग प्रदान करते हैं पादपों को। तो ये वर्णी लवक हो गए। अवर्णी लवक क्या होते हैं? अवर्णी लवक यानी कि जिसमें रंग नहीं पाया जाता है। तो इसमें कोई प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। जैसे आलू हो गया, वो क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संग्रह कर रहा है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? अवर्णी लवक पाया जाएगा। तो अवर्णी लवक में कोई रंग नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं? पादप यानी कि भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। जैसे प्रोटीन का संग्रह करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं तथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अम्ल का संग्रह करते हैं। और एक होता है हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये क्या अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो लवक हो गए 3 प्रकार के। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है वर्णी लवक। ये क्या करते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे पत्ती है, इस प्रकार की पत्ती की संरचना होती है।
ये क्या होती है, बीच में क्या होता है, मीजोफिल पाए जाते हैं। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था पत्ती की संरचना के बारे में। तो ये जो बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, पर्णमध्योतकी यानी मीजोफिल कोशिकाएं होती है। तथा इसमें क्या पाए जाते हैं, वर्णी लवक पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी के कारण पादपों का कैसा रंग होता है, पीला, हरा, नील, पर पीला, लाल, गुलाबी, ये सारा रंग किसके कारण होता है, वर्णी लवक के कारण होता है। तो यह है पादपों को रंग प्रदान करते हैं। यह है पर्णमध्योतकी भाग में भी पाए जाते हैं। कौन से वर्णक होते हैं इनमें, वशीय कैरोटीनाइड वर्णक होते हैं। ये पादपों में पाए जाने वाले वर्णकों के नाम है। वशीय कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल, वर्णक इनमें पाए जाते हैं। इनके कारण पादप लाल, पीला या नारंगी रंग का होता है। तो ये क्या है, लवक। लवक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। तो हमने वर्णी लवक के बारे में पढ़ा। इसमें कौन से पाए जाते हैं, वशीय कैरोटीनाइड वर्णक पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं, रोडोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, पादपों को रंग प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अवर्णी लवक के बारे में। दूसरा है हमारा अवर्णी लवक। इनमें क्या होता है, रंग प्रदान करने वाले कोई भी वर्णक नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या होंगे, अवर्णी लवक कहलाएंगे। पर इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, तेल का, प्रोटीन का पाचन कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं। यह खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। यह रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा तेल का संग्रह करते हैं। तेल तथा वसा का संग्रह इलियोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक में होता है।
प्रोटीन का संग्रह एल्यूरोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक में होता है। तथा कार्बोहाइड्रेट का एमाइलोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक संग्रह करता है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह एमाइलोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक करता है। तो हमने पढ़ा अब अवर्णी लवक के बारे में। ये क्या होता है? रंगहीन होता है, इनमें कोई प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है, लेकिन ये क्या करता है? खाद्य पदार्थों का करता है और खाद्य पदार्थों का संग्रह करता है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तेल तथा वसा का संग्रह करता है। तेल तथा वसा का संग्रह कौन करता है? इलियोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक। प्रोटीन का संग्रह कौन करता है? एल्यूरोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक। तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट नामक अवर्णी लवक। अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का लवक जो है हरित लवक। हरित लवक जो होता है ये क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए पाया जाता है तथा इसमें भी आरएनए पाया जाता है। हमारा तीसरे प्रकार का लवक है हरित लवक। ये क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यह दोहरी कलायुक्त संरचना होती है। इसमें आरएनए पाया जाता है तथा 70 इस प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है, जो कि किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। हरित लवक जो होता है वो क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि एक झिल्ली और ये दोहरी झिल्ली। इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। ये जो अगर एक है तो इसको हम क्या करेंगे? थाइलेकोइड कहेंगे। लेकिन ये बहुत सारे थाइलेकोइड एक चपटी या सिक्के के जैसे समांतर विन्यास में व्यवस्थित हो जाएंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें क्या पाए जाते हैं? थाइलेकोइड पाए जाते हैं। थाइलेकोइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्कों की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं, तो तब हम इसे क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। ये थाइलेकोइड क्या हो गए? सिक्कों की भांति व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका ये जो अंदर वाला भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? पिट्ठिका कहते हैं। और ये एक ग्रेनम थाइलेकोइड से इस प्रकार से जुड़ता है, इससे पिट्ठिका ग्रेनम कहते हैं। तो ये क्या हो गया? थाइलेकोइड। ये हो गया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग।
इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? ग्रेनम। इसे जो खाली जो अवकाश होता है इसे हम क्या कहते हैं? पिट्ठिका। तथा ये थाइलेकोइड तथा ग्रेनम जिससे जुड़े हुए रहते हैं उसको हम कहते हैं पिट्ठिका लेमिला। तथा इन थाइलेकोइड में यानी कि इस ग्रेनम में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिससे क्या करता है? पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कौन सा? एक अवर्णी, वर्णी तथा हरित लवक पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ये किससे बना होता है? आरएनए से मिलकर बना होता है। आरएनए तथा प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। तथा ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। 70S प्रकार का जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। यह प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह 70S प्रकार का होता है। तथा यूकेरियोटिक कोशिका में यह 80S प्रकार का होता है। ये जो 70S तथा 80S है वो दोनों क्या होते हैं? 2-2 उपिकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक उपिकाई छोटी होती है तथा एक उपिकाई बड़ी होती है, यानी कि ये इस प्रकार की संरचना से बने होते हैं। एक उपिकाई है तथा दूसरी उपिकाई ये 2 उपिकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक बड़ी जो उपिकाई होती है, जैसे 70S प्रकार का राइबोसोम है, तो जो बड़ी उपिकाई होगी वो क्या होगी? 50S और छोटी उपिकाई होगी वो होगी 30S। और अगर 80S प्रकार का राइबोसोम्स है तो उसमें भी दो उपिकाई होगी। एक होगी 60S, एक होगी 40S। और ये S क्या होता है? अवसादन गुणांक कहलाता है।
राइबोसोम्स क्या होते हैं? अंतरपर्दवी जालिका पे पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका कहलाती है। और ये क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से राइबोसोम्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइटोपंजर के बारे में। साइटोपंजर किसे कहते हैं? क्या होता है? कोशिका में प्रोटीन युक्त कोशिकाओं का क्या होता है? जाल होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? साइटोपंजर कहते हैं। यह है प्रोटीन युक्त संरचना होती है तथा ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? साइटोपंजर पाया जाता है। ये क्या होते हैं? तंतु जमा संरचना होती है और ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा कोशिका द्रव्य की गति करने में भी ये सहायक होती है। ये होता है साइटोपंजर। अब हम पढ़ेंगे सीलिया तथा फ्लेजिला के बारे में। पक्षमाप तथा कक्षाप किसे कहते हैं? पक्षमाप तथा कशाप, सीलिया तथा फ्लेजिला, ये क्या होती है? एक रोम सदृश संरचना होती है तथा ये कहाँ होती है? कोशिका झिल्ली से बाहर की तरफ निकलती है। हमने पढ़ा था पैरामीशियम। पैरामीशियम की इस प्रकार से संरचना होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम समान संरचना पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। तथा फ्लेजिला हमने देखा था युग्लिना में। युग्लिना में क्या होता है? इस प्रकार से लंबे लंबे तंतु पाए जाते हैं। लंबे लंबे तंतुनुमा संरचना होती है जो ब्लेफेरोप्लास्ट नामक कोशिकाओं से क्या होती है? बनी हुई होती है। तो ये जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेजिला कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं पक्षमाप के बारे में। यह छोटी तंतु युक्त संरचना होती है। सीलिया तथा फ्लेजिला का निर्माण कैसे होता है? कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि के कारण क्या होता है? सीलिया तथा फ्लेजिला का निर्माण होता है। क्या होता है? कोशिका होती है, कोशिका के बाहर क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। इनमें क्या होता है? अतिवृद्धि हो जाती है। इनमें अतिवृद्धि के कारण क्या हो जाता है? सीलिया तथा फ्लेजिला का निर्माण हो जाता है। तो ये छोटी तंतुयुक्त संरचना होती है तथा इस पक्षमाप का क्या कार्य होता है? कोशिका तथा आसपास के कोशिका द्रव्य का गति प्रदान करने का कार्य करती है। अब कशाभिका क्या होती है?
लंबी तंतुनुमा संरचना होती है। ये क्या होती है? रोम समान संरचनाएं होती है, छोटे छोटे बालों की जैसी इनकी संरचनाएं होती है। ये क्या होती है? लंबी होती है। जो घमन में सहायक होती है। सीलिया तथा फ्लेजिला, पक्षमाप तथा कशाभिका, कोशिका झिल्ली की अतिवृद्धि से बनते हैं। ये क्या होते हैं? किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं? इसलिए क्या होते हैं? इसकी जो संरचना होती है एक्सोन कहलाती है, यानी कि जो सीलिया या फ्लेजिला होते हैं इसके ऊपर क्या होता है? एक जीवद्रव्य झिल्ली का निर्माण हो जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। उसके अंदर क्या होती है? सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, और जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो क्या होती है? समांतर रूप से विन्यासित होती है। तो हमने पक्षमाप और कक्षाप देख लिया, अब ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं अब ये देख पढ़ते हैं। यह कोशिका झिल्ली की क्या होती है? अधिवृद्धि होती है। तथा ये आधार काय से लगे रहते हैं, यानी कि जो फ्लेजिला या सीलिया होता है जिसका जो बेस पॉइंट होता है वो क्या कहता है? आधार काय कहलाता है। इन सीलिया तथा फ्लेजिला में क्या होता है? एक जीवद्रव्य तंतु या जीवद्रव्य झिल्ली का निर्माण हो जाता है, इसे हम एक्सोन कहते हैं। पक्षमाप तथा कशाप के ऊपर जीवद्रव्य झिल्ली का निर्माण होता है। जो एक्सोन कहलाता है। एक्सोनीमा, एक्सोनीमा कहलाता है। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, वो क्या होती है? समांतर रूप से व्यवस्थित होती है, यानी कि ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या होती है? ये आधार काय, ये कोशिका झिल्ली से लगा हुआ है, ये आधार काय होती है। इसके अंदर क्या होता है? समांतर रूप से सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इसमें सूक्ष्म नलिका पाई जाती है। जो 9+2 रूप से व्यवस्थित होती है। नौ प्लस दो रूप में कैसे व्यवस्थित होती है?
परिधीय तरफ में क्या होता है, 9 संरचनाएं व्यवस्थित होती है। एक, ये 9 भाग होते हैं। इनसे क्या होता है, और ये बीच में क्या होते हैं, दो पार्ट बीच में होते हैं। परिधि के सूक्ष्म तंतु क्या होते हैं, परिधि की तरफ तो 9 होते हैं तथा अंदर की तरफ क्या होता है, केंद्र की तरफ 2 होते हैं। ये क्या होते हैं, ए, और ए के ऊपर जुड़ा हुआ होता है बी पार्ट। ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये जो बाहर की तरफ, परिधि की तरफ जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, ये केंद्र के परिधि तंतु से कैसे, केंद्रीय तंतु से किस प्रकार से जुड़ते हैं, रेडियो बंध द्वारा जुड़ते हैं। तथा ए और बी के बीच में जो बंध पाया जाता है, यानी कि ये बी और ये ए, इसके बीच में जो बंध पाया जाता है वो ए बी बंध कहलाता है। इस प्रकार से सूक्ष्म नलिकाएं होती है, और सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है 9+2 रूप में 9+2 रूप में विन्यासित होती है। हम अगली क्लास में आगे के कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे।